हेलो एवरीवन, वेलकम। ये हमारा क्लास 11 इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर है, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। आज हम शुरुआत करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का आपका पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स या बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। तो पहले तो हम समझते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज व्हाट? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। लाइक साइंस, जैसे साइंस होता है जिसमें हम फॉर्मूलेज बनाते हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, यस और नो। जहां पर साइंस रिसर्च पे काम करेगा वहां पर कुछ फॉर्मूलेज बनेंगे, राइट। एंड दैट साइंस इज अप्लाइड इन मेडिसिन या ह्यूमन डेवलपमेंट, यस और नो। तो साइंस इज अप्लाइड इन मेडिसिन या साइंस इज ऑल्सो अप्लाइड इन इंजीनियरिंग। आप बड़ी बड़ी मशीन्स बना सकते हो साइंस को यूज करके, यस और नो। बट व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज नॉट साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस इज नथिंग बट स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेंगे, राइट। ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे इन रिस्पेक्ट टू व्हाट? इन रिस्पेक्ट टू ह्यूमन और हाउ ह्यूमंस satisfy their unlimited wants with the available resources. So what is economics? Economics is a social science. It is not pure science. Pure science में हम formulas बनाते हैं and वो formula constant रहता है. Like अगर आप water का formula है तो water का formula is H2O. It is science. Yes or no? It is chemistry, right? Machines बनाओगे, engineering में जाओगे तो वहाँ पर आप physics apply करोगे. Again, it is parts of science. Yes or no? तो science has a constant formula. वो formula हमेशा proof रहेगा. तो we are not talking about science. We are talking about social science. Economics is a social science. Social science is a study of human behavior या human psychology related to some or the other aspect, right? तो in economics, economics is social science. जो क्या study करता है? Economics study करता है human behavior, how human satisfy their unlimited wants. We have some or the other wants. आप जैसे कहते हो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, so these are wants. तो economics is nothing but a study of human wants कि how human satisfy their unlimited wants with their available resources. Like मुझे घर खरीदना है तो घर खरीदने के लिए I should have some resources. पैसा होना चाहिए। मुझे घर खरीदना है, उसके साथ साथ मुझे फॉरेन ट्रिप्स भी करनी है, सो ये मेरे अलग अलग वांट्स है। मुझे बड़ा टीवी भी चाहिए, मुझे घर में फर्नीचर भी चाहिए, यस और नो। मुझे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भी भेजना है, तो दिस आर ऑल व्हाट माय वांट्स। तो इन वांट्स को आई हैव टू सेटिस्फाई विथ माय अवेलेबल रिसोर्सेज, दैट इज नथिंग बट मनी। तो आई शुड जनरेट सम सोर्स ऑफ इनकम। तो मैं इधर बिजनेस करूंगा, जॉब करूंगा, उससे मैं रिसोर्सेस इकट्ठा करूंगा एंड उन रिसोर्सेस से मैं अपने वांट्स को सेटिस्फाई करूंगा। तो इन सब के स्टडी को हम कहेंगे इकोनॉमिक्स। इज इट क्लियर? तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. Under economics, we study how humans satisfy their unlimited wants with available resources, right? तो एक एक करके हम टेक्स्ट बुक का रेफरेंस लेते हैं कि वो टेक्स्ट बुक में क्या कह रहे हैं। तो हम चलते हैं ऑन मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने कहा है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस। जैसे मैंने आपको कहा, सोशल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं, राइट। इट इज नॉट प्योर साइंस जिसमें हम ह्यूमन का बिहेवियर या ह्यूमन की साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस. द origin of term economics lies in the Greek word oikonomy. Oikonomy means management of household. Oikonomy means what? Management of household. So economics is derived from the Greek word oikonomy. Oikonomy means nothing but economics, right? It is nothing but management of household. आगे वो कह रहा है economics is referred to as queen of social science. Economics is queen of social science, right? By Paul Samuelson. Who is Paul Samuelson? Paul Samuelson is an economist, right? जिन्होंने इकोनॉमी के कुछ डेफिनेशंस, कुछ लॉ प्रूव किए। तो ऐसे हमें आने वाले लेक्चर्स में अलग अलग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है या उनका अप्रोच पढ़ना है कि हाउ दे लुक एट द इकोनॉमिक्स। तो पॉल सैमुएल्सन कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस. इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग्स, right, satisfy unlimited wants with limited means. Limited means limited resources. कि how a human being satisfy unlimited wants. हमारे wants are unlimited. At a given point of time मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए. मुझे अच्छा मोबाइल चाहिए, मुझे अच्छा लैपटॉप चाहिए, मुझे घर में LED TV चाहिए, मुझे घर में फर्नीचर चाहिए, yes or no? So there are unlimited wants, right? So there is no end to a list of human wants. तो उन human wants को आप कैसे limited resources में satisfy करते हो, उसी को हम economics कहते हैं. तो क्या कह रहे हैं, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ. It deals with how human beings
satisfy unlimited wants with limited means. Let us understand the nature of economics with respect to some popular definition, right? तो economics is what? Economics is social science, right? Paul Samuelson कहता है कि economics is a queen of social science. तो what economics is? तो economics is a study of human behavior, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि हाउ अ ह्यूमन बीइंग अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करेगा विद द लिमिटेड मींस या लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट? तो इसी इकोनॉमिक्स के हम अलग अलग डेफिनेशन पढ़ते हैं गिवन बाय अलग अलग थिंकर्स या अलग अलग इकोनॉमिस्ट. तो जो पहला दिया है उन्होंने आपको डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू कौटिल्यस व्यू ऑन इकोनॉमिक्स. कौटिल्य इज नथिंग बट, उसे अर्थशास्त्र कहा जाता था या अर्थशास्त्री कहा जाता था. ही वॉज नथिंग बट इकोनॉमिक्स इन द ओल्डन डेज. ही वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इकोनॉमिस्ट इन इंडिया, राइट? तो वो क्या कह रहे हैं? अर्थ मीन्स वेल्थ. अर्थ इज अ संस्कृत वर्ड. अर्थ मीन्स वेल्थ. अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस. तो अर्थशास्त्र अगर आप मराठी में या हिंदी में इकोनॉमिक्स को कन्वर्ट करोगे तो उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है. अर्थ मीन्स इज अ संस्कृत वर्ड. अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस. तो मनी साइंस, राइट, या वेल्थ साइंस इज नथिंग बट इकोनॉमिक्स. तो कौटिल्य क्या कह रहे हैं? अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस. अर्थशास्त्र implies that science of acquiring and managing wealth. Essentially, अर्थशास्त्र is a treatise of the political economics in its broadest sense, right? तो key point based on Kautilya's view. कौटिल्य क्या कहता है? कौटिल्य कहता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स मीन्स वेल्थ मैनेजमेंट और स्टडी ऑफ वेल्थ, और साइंस बिहाइंड एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ इज अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स. तो व्हाट ही गिव्स, तो उनके की पॉइंट्स है क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, राइट? दूसरा, फोकसेस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ स्टेट, राइट? तो स्टेट मीन्स गवर्नमेंट. तो इट इज अ क्रूशियल पॉइंट फॉर द गवर्नमेंट कि हाउ टू एक्वायर वेल्थ, right, and how to distribute it among the people or the public or the population is one of the key point of Kautilya's Arthashastra या Kautilya's economics, right? Need for efficient administrative machinery for good governance, completion of political ideas into Arthashastra. So these are the some of the key points given by Kautilya on economics. अब हम चलते हैं on the next thinker or the next economics, that is Adam Smith. तो Adam Smith's wealth oriented definition of economics. तो Adam Smith का wealth oriented definition of economics कहता है classical economics. Classical means he was not very old, he is not modern also, he is in the middle era, right? उसे classical या neoclassical period कहा जाता है. तो classical economics, Adam Smith also regarded as the father of economics, उन्हें father of economy कहा जाता है, right? Has given the wealth oriented definition of economy out of his many literary contribution to the economics. His is the most famous for his 1776 piece of art, an inquiry into the nature and cause of wealth of nations. Adam Smith defined economic as a science of wealth. तो एडम स्मिथ ने बहुत छोटा सा सिंपल सा डेफिनेशन दिया कि एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ. इट इज अ साइंस ऑफ वेल्थ. that is nothing but अर्थशास्त्र. अर्थ means wealth, शास्त्र means science. तो money science or wealth science is nothing but science of studying wealth is nothing but economics. तो simple सा definition है a science of wealth. तो what are the key points of Adam Smith's definition? First, Adam Smith ने laissez-faire that is non-intervention of government policy को प्रोत्साहित किया था अपने बुक्स में या अपने definitions में. तो वो कह रहे हैं कि there has to be a free market economy. इसमें हम 12th में भी डिस्कशन करेंगे. फ्री मार्केट इकोनॉमी मीन्स एवरीबडी हैज़ अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम अ मार्केट. कि अगर आप सेलर हो तो देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आप आके आप अपना गुड्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन बेच सकते हो. इफ़ यू आर बायर सो देर इज नो रिस्ट्रिक्शंस कि आप कितना बाय कर सकते हो और कहाँ से बाय कर सकते हो. सो फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री एंट्री एग्जिट फॉर बायर एंड सेलर. सो वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगा, उसे कहते हैं laissez-faire पॉलिसी, राइट. दूसरा की पॉइंट कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन. सो व्हेन देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन द कैपिटल and wealth accumulated will be by the private person. कि private players या private लोग आके capital invest करेंगे and वो wealth create करेंगे. तीसरा की point nature law in economic affair, right? तो nature's law in economic affair, तो वो कह रहे हैं कि nature's law, कि what is nature's law, कि nature is equal for everyone. तो इकोनॉमी के लिए भी वही लॉ अप्लाई होगा कि इकोनॉमिक लॉ इट इज इक्वल फॉर एवरीवन. एवरीबडी हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इफ दे वांट दे कैन एग्जिट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नथिंग बट अगेन बेस्ड ऑन द laissez-faire पॉलिसी, ओपन मार्केट पॉलिसी, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, दैट इज laissez-faire पॉलिसी या नेचर्स लॉ. नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी. तो उन्होंने क्या किया, डिवीजन ऑफ लेबर एज एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी ये पुट फॉरवर्ड किया इन देयर बुक्स, राइट. या उन्होंने जो पेपर सबमिट किए थे ऑन इकोनॉमी, तो ये उनके की पॉइंट थे,
राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन दिया है आपको प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। उनका वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन इकोनॉमी का। तो अल्फ्रेड मार्शल कौन थे? अगेन ही वाज न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैज गिवन द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन हिज बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स which was published in the 1890. His definition states that economics is a study of mankind, right, human. Economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines the part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. तो वो क्या कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि economics is a study of mankind. Mankind यानी कि human का study है, related to what? Ordinary business in life. Ordinary business in life या day to day business एक्टिविटीज या डे टू डे लाइफ को आप कैसे हैंडल कर रहे हो, नथिंग बट वही कि हमें जो अनलिमिटेड वांट है उसे हम कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। इट एग्जामिन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर सोशल एक्शन, राइट, कि इंडिविजुअल सोशली कैसे बिहेव कर रहे हैं, कि व्हेन अगर से फॉर एग्जांपल अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइजेस अगर ऊपर जा रही है तो हाउ ह्यूमन विल रिएक्ट टू इट, कि अगर कमोडिटी की प्राइजेस बढ़ रही है तो व्हाट ह्यूमन विल रिएक्ट टू इट, तो देयर एक्शन रिगार्डिंग टू दी डेली सोशल लाइफ या सोशल बिहेवियर, राइट, विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ material requisite of well-being. So what is the ultimate aim of every human, or what is the ultimate aim of every individual, is to have a maximum satisfaction, or to lead a better life, or to lead a happy life, or to lead a good life, or a good what, a good condition of life. Like पहले मेरा 2 BHK घर था या 1 BHK घर था, तो I need a big house, I need an interior, so I need to improve my standard of living. So ये ultimate aim है हर एक इंडिविजुअल का, तो वो उसे कैसे अटेंड करते हैं इन डे टू डे सोशल लाइफ, राइट। आगे उनके की पॉइंट क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, इट इज अ स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, राइट। इकोनॉमी इज अ बिहेवियरल साइंस, तो जैसे हमने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, वो ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करता है। तीसरा, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, कि हाउ अ ह्यूमन बीइंग इज सैटिस्फाइंग देयर नीड्स एंड वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है या इंक्रीज कर रहा है या चेंज कर रहा है, ये उसके बारे में। इट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, कि हाउ द ह्यूमन लाइफ इज सैटिस्फाइंग एंड उनका वेलफेयर यानी कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंक्रीज हो रहा है या चेंज हो रहा है। एंड तीसरा, इकोनॉमी इज नॉट सिंपल अ स्टडी ऑफ वेल्थ, तो वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी इज सिंपली नॉट स्टडी ऑफ वेल्थ, इट इज ऑल्सो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड हाउ ह्यूमंस आर चेंजिंग देयर लाइफस्टाइल और इंप्रूविंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, राइट। लियोनेल रॉबिन्सन्स का क्या है डेफिनेशन, वो देखते हैं। तो लियोनेल रॉबिन्सन्स, हु वाज ही? दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। रॉबिन्सन इन हिज बुक entitled An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, published in 1932, mention about the scarcity oriented definition of economy. Scarcity oriented definition, तो क्या है वो definition? Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternate use. Now scarce and alternate use का मतलब क्या है? कि वो scarcity definition दे रहे हैं, मतलब they are saying कि human के wants are unlimited, बट जो मीन्स है उसे पाने के मीन्स जो है या रिसोर्सेस है, दे आर वेरी लिमिटेड। लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम अर्निंग अ 50,000 सैलरी पर मंथ। उस 50,000 सैलरी में मुझे अलग अलग वांट्स को सेटिस्फाई करना है। लाइक मुझे घर का EMI पे करना है, मुझे कार का EMI पे करना है, मुझे बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके स्कूल के कॉलेजेस की फ़ीस पे करनी है, उनके ट्यूशन्स की फ़ीस पे करनी है, मुझे नए कपड़े खरीदने हैं, मुझे घर में TV खरीदना है। सो देर आर डिफरेंट वांट्स, राइट। एंड हर एक का कोई ना कोई अल्टरनेशन है। लाइक फॉर एग्जांपल 50,000 है तो 50,000 में ये सारी चीज़ नहीं कर सकता हूँ। आई कैन पे स्कूल फीस, आई कैन पे कॉलेज फीस, आई कैन बाय फूड ग्रेन्स, राइट, बट देर इज अल्टरनेटिव। अगर मैं कॉलेज फीस नहीं पे करूंगा तो ट्यूशन फीस पे करनी पड़ेगी। ट्यूशन फीस नहीं पे करूंगा तो उसके जगह मैं क्या कर सकता हूँ? घर में नया TV खरीद सकता हूँ। अगर मैं नया TV नहीं खरीद सकता हूँ तो उसका अल्टरनेटिव में आई कैन बाय अ रेफ्रिजरेटर। सो देर इज अल्टरनेटिव फॉर ईच एंड एवरी। जब मैं पैसे खर्च करने जाता हूँ, इफ आई एम पेइंग 5,000, सो देर आर अलग अलग अल्टरनेशन कि इन 5,000 में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, एंड वो मैं सारी चीज़ नहीं कर सकता हूँ। आई हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट इज सुटेबल, या मेरे प्रायोरिटी के हिसाब से मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो वही वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच studies human behavior as a relationship between ends and scarce means. स्केयर मीन्स मतलब मेरे पास 50,000 है, मीन्स इज लिमिटेड, मेरे पास अनलिमिटेड इनकम नहीं है, लिमिटेड इनकम है, स्केयर इनकम है, विच हैज अल्टरनेटिव यूज, जिसके अल्टरनेटिव यूज है। उन 50,000 के मैं अलग अलग चीज़ है, मैं फॉरेन ट्रिप पे भी जा सकता हूँ,
अल्टरनेटिव यूज है। मैं उससे घर में नया रेफ्रिजरेटर भी खरीद सकता हूँ, मैं उससे अपने बच्चों के स्कूल की फीस भी पे कर सकता हूँ। मतलब जो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है उनके अल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं। सो एग्जैक्टली मैं कहाँ पर खर्च करूंगा वो प्रायोरिटी के हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर लियोनेल रॉबिन्सन ने स्केर्सिटी का डेफिनेशन दिया या स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है कि जो रिसोर्सेस है दे आर स्केयर एंड एवरी रिसोर्स हैज सम अल्टरनेटिव यूज। तो व्हाट यू सिलेक्ट डिपेंड्स ऑन योर अर्जेंसी ऑफ नीड, राइट? आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट्स ऑफ रॉबिन्सन डेफिनेशन: वांट्स दैट इज एंड्स आर अनलिमिटेड, जो मेरी ज़रूरतें है वो अनलिमिटेड है, यस और नो। दूसरा, मीन्स आर कंपेरेटिवली लिमिटेड, जो उसे पाने का जरिया है, पैसा इज वन ऑफ द मीन्स, राइट? मुझे नया टीवी खरीदना है, मुझे रेफ्रिजरेटर खरीदना है, मुझे एसी भी खरीदना है, यस और नो, मुझे नए गैजेट्स भी खरीदने हैं। तो वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड, स्केर्स है, ये दूसरा है। तीसरा, वांट्स आर रिगार्डेबली ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। अभी जैसे मैंने कहा कि वांट्स आर अनलिमिटेड बट मैं सारे वांट्स को एट ए टाइम सेटिस्फाई करूंगा क्या? नो, मैं प्रायोरिटाइज करूंगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट या व्हाट इज द अर्जेंसी। कि टीवी खराब है तो आई विल बाय नया टीवी, यस और नो। ये मेरा मोबाइल बहुत पुराना हो गया, चल ही नहीं रहा है, देन आई विल बाय अ न्यू मोबाइल। तो व्हाट इज द अर्जेंसी ऑफ वांट, उसके हिसाब से आई विल डिसाइड द प्रायोरिटी। तो वही वो कह रहे, तीसरा पॉइंट, वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। आप उन्हें ग्रेड कर सकते हो, इंपॉर्टेंट वांट या अर्जेंट वांट, तो उसे मैं पहले सेटिस्फाई करूंगा, फिर लेसर इंपॉर्टेंट और फिर नॉन इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? एंड चौथा, मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूज, जो मेरे पैसे हैं उनके अल्टरनेटिव यूज है, मैं उसे अलग अलग तरीके से यूज कर सकता हूँ, यस और नो। मैं टीवी भी खरीद सकता हूँ, अगर टीवी नहीं तो मैं उससे मोबाइल भी खरीद सकता हूँ। So there is alternative use of the means, yes or no? So this is where the 4 key points from Robinson's definition, right? चलते हैं on the next part, that is branches of economics. So basically there are 2 branches of economics. One is called as microeconomics and one is called as macroeconomics. These are the 2 branches of economic study, or these are the 2 branches of economics. Again इन 2 branches को हम in details 12th में पढ़ने वाले, पहला ही चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो होगा ऑन 12th। यहाँ पर हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं। अभी जब हम 11th में माइक्रो एंड मैक्रो पढ़ रहे हैं, वी आर जस्ट टेकिंग अ ओवरव्यू। तो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की पूरी इकोनॉमी। जैसे हमने कहा कि इकोनॉमी इज, अगर मैं बंडल करूंगा तो पूरे नेशन की इकोनॉमी को भी मैं पढ़ सकता हूँ, या उस पूरे नेशन की इकोनॉमी में से मैं एक सिंगल यूनिट या सिंगल इंडिविजुअल के वांट्स को पढ़ सकता हूँ। तो जब मैं सिंगल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में पढ़ रहा हूँ या सिंगल इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो आई एम नथिंग बट आई एम डूइंग अ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। माइक्रो मीन्स स्मॉल, एंड व्हेन आई एम स्टडिंग द इकोनॉमी एज लार्ज, मैं पूरी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पढ़ रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मीन्स लार्ज, राइट? माइक्रोस्कोप कहते हैं ना, माइक्रोस्कोप में हम क्या देखते हैं? माइन्यूट चीजें हम माइक्रोस्कोप में पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स में भी हम जब छोटी चीजें, पूरी इकोनॉमी का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड पूरी इकोनॉमी को इकट्ठा पढ़ेंगे तो उसे कहा जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यही हमारा आज का अगला पार्ट है कि हमें समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो वो क्या कह रहे हैं? माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल। जैसे माइक्रोस्कोप में हम स्मॉल माइन्यूट चीजें पढ़ते हैं, तो माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ अ इंडिविजुअल वेरिएबल सच एज हाउसहोल्ड, अ वर्कर, अ फर्म, अ इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो वो क्या कह रहे हैं? माइक्रो मीन स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर। अगेन हमने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, इट इज अ बिहेवियरल साइंस। तो यहाँ पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बिहेवियरल स्टडी करेंगे। किसका? सिंगल इकोनॉमिक यूनिट का, जिसमें आप एक वर्कर को स्टडी कर सकते हो, एक इंडिविजुअल को स्टडी कर सकते हो, एक फर्म को यानी कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ सकते हो, या आप एक इंडस्ट्री को पढ़ सकते हो, लाइक रबर इंडस्ट्रीज जो रबर प्रोडक्शन में है, या फिल्म इंडस्ट्रीज की फिल्म इंडस्ट्री कैसे है। तो फिल्म इंडस्ट्री इज पार्ट ऑफ टोटल इकोनॉमी, तो हम बस उसी को पढ़ रहे हैं, यस और नो। या हम कार इंडस्ट्रीज को पढ़ रहे हैं कि जितने भी कार मेकिंग कंपनीज है वो उसके अंदर आएंगे और हम सबको एक साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं एक इकोनॉमी में से एक सिंगल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का बिहेवियर पढ़ रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? आगे चलते हैं ऑन द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो केनेथ बोल्डिंग ने आपको डेफिनेशन दिया ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म, particular household, individual prices, wages, income, individual industries, particular commodity। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो क्या कह रहे हैं? केनेथ बोल्डिंग क्या कह रहे हैं इन इस डेफिनेशन? तो केनेथ बोल्डिंग कह रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी के एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ रहे हैं, जिसमें आइदर हम पर्टिकुलर हाउस होल्ड को पढ़ रहे हैं, लाइक एक सोसाइटी है तो सोसाइटी में लाइक
फ्लैट B11 के बारे में मैं स्टडी कर रहा हूँ, फ्लैट B11। तो B11 का मैं स्टडी कर रहा हूँ मतलब मैं हाउस होल्ड का स्टडी कर रहा हूँ कि वो कितना कंजम्पशन कर रहे हैं या कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, किस पर खर्च कर रहे हैं, उनका इनकम लेवल क्या है। इफ आई एम स्टडिंग दैट देन इट बिकेम माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई एम स्टडिंग अ सिंगल हाउस होल्ड या आई एम स्टडिंग अ इंडिविजुअल प्राइस, लाइक ओनियन की प्राइसेस क्यों बढ़ रही है, क्यों कम हो रही है, अगर मैं उसके बारे में पढ़ रहा हूँ तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। या आई एम स्टडिंग अबाउट वेजेस की लेबर का वेजेस कैसे डिराइव हो रहा है कि इस लेबर को आपने 300 रुपये वेजेस दिया, दूसरे को 250 रुपये दिया, क्यों। इफ आई एम स्टडिंग दैट देन आई एम डूइंग अ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी, गेटिंग इट राइट। इफ अगर मैं हाउस होल्ड या इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहा हूँ, एक सिंगल इंडस्ट्री लाइक टायर इंडस्ट्रीज या रबर इंडस्ट्रीज या मैं कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहा हूँ, सो आई एम उस इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज आती हैं उन सबको पढ़ रहा हूँ, इट बिकेम माइक्रो इकोनॉमिक्स। या पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में पढ़ रहा हूँ लाइक चावल की प्राइसेस या चावल या गेहूं का प्रोडक्शन में पढ़ रहा हूँ, देन इट बिकेम माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स आई एम स्टडिंग पूरे इकोनॉमी में से एक छोटा सा हिस्सा में बाहर निकाल रहा हूँ एंड उसे पढ़ रहा हूँ, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केनिन बोल्डिंग, राइट। अब हम चलते हैं ऑन द इकोनॉमिक के बेसिक कंसेप्ट या माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट पे चलते हैं, राइट। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना है अलग अलग कंसेप्ट्स। तो जो पहला कंसेप्ट है, अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे वांट्स है, तो वांट्स मीन्स व्हाट। तो जो पहला कंसेप्ट है दैट इज अबाउट वांट। तो वांट, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट इन फ्यू वर्ड्स, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट्स इन फ्यू वर्ड्स। आप फ्यू वर्ड्स में उसे डिफाइन नहीं कर सकते हो, बट व्हाट इज स्टिल वांट क्या है। इन कॉमन लैंग्वेज वांट कैन बी रेफर्ड टू एज अ नीड, कि मुझे किस चीज की जरूरत है, मेरा मोबाइल आज खराब हो गया, टूट गया, तो व्हाट आई नीड, माय वांट इज व्हाट, आई वांट टू बाय अ न्यू मोबाइल, राइट। सो दैट इज माय वांट, दैट इज माय नीड, राइट। सो इन कॉमन लैंग्वेज वांट कैन बी रेफर्ड टू एज अ नीड, राइट। इन इकोनॉमिक्स वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। इन इकोनॉमिक्स वांट यानी कि लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। लाइक अभी मेरे घर में टीवी है बट वो पुराना है, 10 साल पुराना है, राइट। सो आई एम नॉट गेटिंग दैट सेटिस्फैक्शन। तो लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन इज वांट। तो मैं क्या अपने मन में सोच रहा हूँ, यार बहुत पुराना हो गया, आई नीड अ न्यू टीवी। तो मुझे नया टीवी खरीदने की जरूरत क्यों पड़ रही है, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग 100% सेटिस्फैक्शन वॉचिंग माई ओल्ड टीवी। 10 साल पुराना है तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है, वो पिक्चर क्वालिटी नहीं मिल रही है, वो साउंड क्वालिटी नहीं मिल रही है, सो देयर इज अ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इन इकोनॉमिक्स वांट इज नथिंग बट लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो वो क्या कह रहे हैं, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। इन इकोनॉमिक्स वांट डिनोट्स एज अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। दिस फीलिंग एनेबल्स द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई द वांट। तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है पुराने टीवी देख के, तो वांट, तो फिर मैं क्या कहूंगा, अरे पुराने टीवी को रिप्लेस करते हैं, नया टीवी खरीदते हैं, yes or no। तो this feeling enables the individual to satisfy his want। तो जो lack of satisfaction उसे मैं satisfy कैसे करूंगा, by buying a new TV, yes or no। so human wants have grown in numbers for two basic reasons। human wants, अगर हम पहले देखते थे कि जो पहले के पुराने, अगर आपके दादा दादी है, नाना नानी है, तो वो कहेंगे कि अरे हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, हमारे ज़माने में तो हम इतने में गुजारा करते थे, हमारे इतने नखरे नहीं होते थे। तो द वांट्स आर चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द पीरियड, राइट, डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम। तो वही कह रहे कि चेंजेस हो रहे, तो वो क्या कह रहे, ह्यूमन वांट्स आर ग्रोइंग इन नंबर्स, राइट। आपने ये सुना होगा, आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहते होंगे आपको कि हमारे वक्त में तो इतने नखरे नहीं थे, हमें बिना मोबाइल के हमारा चल जाता था, बिना टीवी के चल जाता था। तो वांट्स आर ग्रोइंग अकॉर्डिंग टू द जनरेशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो देयर आर बेसिक 2 रीजंस ऑफ इंक्रीज इन वांट्स। तो क्यों बढ़ रहे हैं वांट्स, ह्यूमन वांट्स क्यों बढ़ रहे हैं। पहला, डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। तो पहले मोबाइल मिलते भी नहीं थे तो इसलिए उनका चल जाता था, बट अभी मोबाइल है, इन्वेंशन है, एसी है, तो वी नीड एसी। सो एंड हम ये क्यों चाहते हैं, वाई वी नीड एसी, वाई वी नीड मोबाइल, या वाई वी नीड लैपटॉप्स, या वाई वी नीड गैजेट्स, या वाई वी नीड बेटर क्लोथ्स, बिकॉज वी वांट टू इंप्रूव आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जो पहला बेसिक रीजन है कि ह्यूमन वांट्स क्यों बढ़ रहे हैं, तो रीजन इज डिजायर फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स या डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, यस और नो। तो मोबाइल गैजेट्स अगर आप आज खरीद रहे हो तो 2-4 साल बाद पुराना हो जाएगा, बाय अ न्यू मोबाइल गैजेट, यस और नो। सो ह्यूमन वांट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, राइट। दूसरा रीजन, राइज इन पॉपुलेशन। जब जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ वांट्स बढ़ेंगे। अगर अभी घर में सिर्फ 2 लोग हैं, राइट, तीसरा चौथा और आ गया घर में, तो नंबर ऑफ वांट्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग, यस और नो। पहले 2 लोगों के ही वांट्स थे, अब 4 लोगों के वांट्स है, और कोई नया घर में आएगा, पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ पर्सन्स विल इंक्रीज एंड देयर नंबर ऑफ वांट्स विल इंक्रीज, राइट। तो बेसिक 2 रीजन है वांट्स इंक्रीज होने के। पहला इज
एवरीवन वांट्स टू इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव होगा? पहले अगर आप छोटे घर में रहते थे, अब बड़ा घर चाहिए। पहले मेरे घर में नॉर्मल टीवी था, अब मुझे एलईडी टीवी चाहिए, यस और नो। पहले मेरे घर में एसी नहीं था, अब मुझे एसी चाहिए। पहले घर में रेफ्रिजरेटर नहीं था, मुझे रेफ्रिजरेटर चाहिए। तो आई एम इंप्रूविंग माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट्स व्हाई माई वांट्स आर इंक्रीजिंग। या आई वांट टू इंप्रूव माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट्स व्हाई माई वांट्स आर इंक्रीजिंग। इज इट क्लियर? तो वांट्स इज नथिंग बट नीड्स, जरूरतें। वांट हमें कब आता है? व्हेन वी आर नॉट सेटिस्फाई, और जब देर इज अ डिससेटिस्फैक्शन ड्यू टू यूज ऑफ सम अदर थिंग्स या ओल्ड थिंग्स, राइट? तो देर इज अ वांट, राइट? एंड ये वांट हमेशा क्या हो रहे हैं? आर ऑन इंक्रीजिंग। ज़रूरतें हमारी बढ़ रही है, नीड्स बढ़ रहे हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट, राइट? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वांट का? वांट्स आर अनलिमिटेड, देयर अनलिमिटेड वांट। अगर अभी आप बैठोगे और बोलोगे कि आपको क्या क्या करना है, तो अगर आप लिस्ट बनाओगे तो वो लिस्ट अनएंडेड है। मुझे फॉरेन ट्रिप पे जाना है, मुझे एडवेंचर ट्रिप पे जाना है, मुझे नया मोबाइल चाहिए, मुझे नया टीवी चाहिए, मुझे लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, मुझे लेटेस्ट गैजेट चाहिए, मुझे अच्छा एप्पल वॉच चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो वांट्स आर अनलिमिटेड, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वांट का। तो वो क्या कह रहे हैं? वांट्स नॉट ओनली अराइजेस अगेन एंड अगेन बट दे आर ऑल्सो अनएंडिंग। वांट्स, अब मोबाइल खरीदा, 3 साल बाद नया मोबाइल चाहिए, तो वांट्स आर अनएंडिंग, दे विल अराइज अगेन एंड अगेन। तो वही वो कह रहे हैं, इफ वन वांट्स गेट सेटिस्फाइड अनदर अराइजेस। अब आपने एलईडी टीवी खरीदा, अब एलईडी टीवी पे अरे आप देखोगे तो अरे स्टैंडर्ड डेफिनेशन में चैनल्स में देख रहा हूँ, नहीं मजा आ रहा है, एचडी डेफिनेशन में चैनल चाहिए। तो एक वांट सेटिस्फाई हो गया, बट उससे दूसरा वांट अराइज हुआ। गेटिंग इट, राइट? वांट्स गो ऑन मल्टीप्लाइंग इन नंबर, वांट्स हमेशा बढ़ते ही जाएगा। आप कभी भी कोई इंडिविजुअल को पूछोगे आर यू सेटिस्फाइड, आपको और कुछ चाहिए, वो बोलेगा यस, मुझे अगले साल फॉरेन ट्रिप पे जाना है, ये मेरा अगला वांट है। या मुझे अपने बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए भेजना है, तो देयर विल बी सम और द अदर वांट्स, राइट? सो वांट्स आर अनलिमिटेड एंड अनएंडिंग। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका। दूसरा, वांट्स आर रिकरिंग नेचर। रिकरिंग, वो क्रॉप अप होंगे, बार बार होंगे। सेवरल ह्यूमन वांट्स ऑकर अगेन एंड अगेन व्हाइल सम माइट बी ओकेजनल, राइट? तो सम माइट बी ओकेजनल, ओकेजनल मीन्स व्हाट? वो कभी कभार आएंगे या वो एक बार आएगा लाइफ में, बट देयर विल बी सम वांट्स जो अगेन एंड अगेन, लाइक मुझे घर खरीदना है, तो दैट इज जनरली ह्यूमन लाइफ में आप एक बार घर खरीद लेते हो, मिडिल क्लास आदमी घर खरीद लेता है, डन। अब वो बोलेगा नहीं मुझे और एक घर चाहिए, नहीं, बहुत कम लोग बोलेंगे, तो इट इज ओकेजनल। बट घर में फैन है, फैन अब 10-15 साल के बाद यू वांट टू रिप्लेस इट। या घर में टीवी है, 4-5 साल बाद यू में रिप्लेस इट, यस और नो। या आपके हाथ में लेटेस्ट मोबाइल गैजेट है, आज खरीदा बट 3-4 साल बाद यू नीड टू रिप्लेस इट। या कपड़े, आप 15-20 साल तक सेम कपड़े नहीं यूज कर सकते हो, तो ये रिकरिंग वांट्स है। सो वांट्स आर रिकरिंग ऑल्सो, राइट? ये उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरा, वांट्स डिफर्स विथ एज। यस, वांट्स डिफर्स विथ एज, एज योर एज इंक्रीजेस योर वांट्स चेंजेस। जो इनिशियली अगर आप स्कूल डेज में थे तो वहाँ पर वांट्स क्या थे? मुझे नया कंपास चाहिए, मुझे किताब खत्म होगी, नई नोटबुक चाहिए, यस और नो। कॉलेज में गए, नए कपड़े चाहिए कॉलेज में जाने के लिए, नई बैग चाहिए, राइट? कॉलेज जा रहा हो तो आई नीड अ मोबाइल फोन। तो वांट्स कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द एज, राइट? तो वही कह रहे हैं, वांट्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन डिफर्स एज पर दी क्रोनोलॉजिकल एज। जैसे आप बड़े होते जाओगे वैसे आपके वांट्स चेंज होते जाएंगे, यस और नो। स्कूल से कॉलेज में आए, कॉलेज से आपसे डिग्री के लिए मैनेजमेंट कॉलेज में चले गए, तो वहाँ पर वांट्स अलग होंगे। उसके बाद आप जॉब पर चले गए, वहाँ पर वांट्स अलग होंगे। जॉब, फिर आपने शादी की, वहाँ पर वांट्स अलग होंगे। तो वांट्स कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल एज फैक्टर, राइट? नेक्स्ट, wants differs with gender. Yes, men and women will have their different wants. So men and women with different goods according to their needs. Yes or no? पांचवा, wants differs due to preferences. Want differs due to preferences मतलब क्या? कि every individual has a preference. Like for example A है, A को नया घर खरीदना है, साथ ही साथ उसे फॉरेन ट्रिप पे भी जाना है। B को भी वही सेम 2 wants है, उसे भी नया घर खरीदना है एंड उसे फॉरेन ट्रिप पे भी जाना है, राइट? बट दोनों की प्रायोरिटी अलग हो सकती है। A कह रहा है ऑलरेडी मेरे पास घर है तो मैं प्रायोरिटी दूंगा फॉरेन ट्रिप, तो मैं पहले फॉरेन ट्रिप करके आता हूँ। B कहेगा कि नहीं मैं रेंटेड घर में रह रहा हूँ तो मैं प्रायोरिटी इज टू बाय अ न्यू हाउस, राइट? दोनों के वांट सेम थे बट प्रायोरिटी अलग अलग थी। तो वही वो कह रहे हैं, वांट्स डिफर्स ड्यू टू preferences, right? Individual habits, taste and preferences matter a lot while deciding wants, right, of the people. छठा, wants differs with season. Season to season want change होगा। गर्मी है तो आप बोलोगे गर्मी है तो एसी चाहिए, right? आप विंटर में एसी ऑन करोगे क्या? नहीं, तो वांट डिफर्स। या गर्मी है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे फैन चाहिए, राइट? या गर्मी में बाहर घूम रहा हो तो मुझे छाता चाहिए गर्मी में घूमने के लिए। विंटर है तो आई नीड कोल्ड क्लोथ्स, या मुझे स्वेटर चाहिए, यस और नो। तो वांट्स चेंज अकॉर्डिंग टू दी सीजन्स ऑल्सो। वांट कीप्स ऑन चेंजिंग विद
seasons, right? Wants differ due to culture. Yes or no? Every country has their own culture. या अगर हम इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट हैज़ इट्स ओन कल्चर, कर्नाटक हैज़ इट्स ओन कल्चर, yes or no? उत्तराखंड हैज़ इट्स ओन ओल्ड कल्चर. तो अपने कल्चर के हिसाब से उनके वांट्स भी डिफर करेंगे. यस और नो? लाइक अगर महाराष्ट्र में बात करोगे तो यहाँ पर गणेश फेस्टिवल आएगा, तो गणेश फेस्टिवल में देयर विल बी डिमांड फॉर गणेश मूर्तियाँ. यस और नो? उनका डेकोरेशन का सामान. बट अगर आप महाराष्ट्र छोड़ के किसी और स्टेट में जाओगे तो उतना वहाँ पर गणेश चतुर्थी या गणपति है वो 10 दिन के लिए नहीं होगा. तो वहाँ के कल्चर के हिसाब से वहाँ के वांट्स चेंज होंगे. तो वही कह रहे हैं वांट डिफर्स ड्यू टू कल्चर. डिफरेंस इन कल्चर इन्फ्लुएंस वांट्स दैट दे आर रिलेटेड टू फूड और डिजायरिंग स्टाइल एक्सेट्रा. यस और नो? अगर फॉरेन में जाओगे तो वहाँ पर वेस्टर्न कपड़ों का ज़्यादा डिमांड होगा. इंडिया में दिवाली के टाइम पे डिपेंडिंग ऑन दिवाली हम इंडियन कपड़ों का डिमांड करेंगे. सो ड्यू टू कल्चर वांट्स विल कीप्स ऑन चेंजिंग. हर एक कंट्री का कल्चर अलग है, हर एक कंट्री के वांट्स अलग है. यस और नो? तो ये 7 चीज़ें थे जो अफेक्ट करती है वांट्स को. एज अफेक्ट करेगा, यस और नो? कल्चर अफेक्ट करेगा, टेस्ट हैबिट्स अफेक्ट करेंगे. तो ये सारे इफेक्ट्स है कि वांट्स क्यों चेंज होता है या व्हाट आर द इफेक्ट्स या व्हाट आर द रीजंस ऑफ चेंजिंग वांट्स और इंक्रीजिंग वांट्स, राइट? तो यहाँ पर आज हम रुकते हैं, राइट? आई वांट टू कीप ऑल द लेक्चर्स ऑफ इकोनॉमिक्स शॉर्ट एंड सिंपल, राइट? तो यहाँ पर हमने वांट पढ़ा. कल आने के बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट? तो आज के लेक्चर में हम यही ब्रेक लेते हैं. कल आने के बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स पे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे एंड उसे समझेंगे, राइट? तो ऐसा धीरे धीरे करके एक 4 लेक्चर में हम पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा, तीसरा सीक्वेंस को फॉलो करेंगे. हर एक चैप्टर के बाद मैं होमवर्क के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, तो वो आपको नोटबुक में लिखने हैं, राइट? तो जितना मैं कह रहा हूँ उतना काम करो, ऑटोमेटिकली आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, राइट? चलो, तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं कल. हैव अ गुड डे. बाय.